नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्लड का, यानी कि रक्त का। रक्त के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि रक्त किन किन अवयवों से मिलकर के बना है, रक्त के कितने भाग हैं और किस भाग का कौन सा कार्य है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, और अगर आप प्रतियोगी छात्र नहीं हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ यही है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप बेहतर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, हम इसे 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। इसी वीडियो में 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ब्लड क्या है, इसका कार्य क्या है। दूसरे पार्ट में जानेंगे कि ब्लड के कौन कौन से भाग हैं, उनका नाम क्या है, और प्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। और तीसरे पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो ब्लड एक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसमें कण भी हों, जिसमें बहुत चीज़ें हों, और उसे छाना जाए तो कुछ अलग हो जाए और कुछ नीचे चला जाए। बाकी कोलाइड का आप अलग से अध्ययन करेंगे, आपको हम बताएंगे। तो ब्लड एक कोलाइड है और इसका पीएच मान 7.4 है। पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर जिसका पीएच मान 7 रहता है तो वो न क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है, ठीक है। 7 से जब ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, यानी कि बेस होता है। और जब 7 से कम रहता है तो एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है। तो रक्त का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 7.4। तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि ऊतक क्या होता है। तो जब शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले कोशिका होती है। जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है, और जब कई ऊतक मिलते हैं तो शरीर का कोई अंग बनता है, और जब कई अंग मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, और ऊतक के मिलने से अंग बनता है, और अंगों के मिलने से शरीर बनती है हमारी। तो कोशिका बहुत छोटी संरचना होती है, तो कई कोशिकाओं का एक समूह होता है ऊतक। तो ब्लड क्या है, यानी कि खून क्या है? एक ऊतक है, अंग नहीं है, ऊतक है। और इस ऊतक के मिलने से फिर आगे अंग बनता है। अब ये जो ब्लड होता है पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होता है। इसकी मात्रा सामान्यतः पुरुषों में 7% से लेकर के 10% होता है उनके भार के अनुसार, और यही महिलाओं में भी है, लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है। पुरुषों में जो वयस्क पुरुष हैं, स्वस्थ पुरुष हैं, उनमें 5 से 6 लीटर के आसपास होता है, लेकिन महिलाओं में 4.5 से 5.5 होता है। अब ये भार के अनुसार है, तो थोड़ा सा आप यहीं पे समझ लीजिए कि भार का भी निर्धारण कैसे होता है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर 170 सेंटीमीटर की लंबाई का है, मान लीजिए कि आप 170 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो आपका जो वजन है वो 70 केजी होना चाहिए। अगर आपका शरीर 160 सेंटीमीटर लंबा है तो आपका वजन 60 केजी यानी कि 60 किलोग्राम होना चाहिए, यानी आपको 100 माइनस कर देना है। इससे ये होगा कि अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो आप 70 किलो के हैं, तो आप एकदम स्वस्थ हैं। न आप मोटे हैं, न आप पतले हैं, न आप बीमार हैं, न आप बहुत हट्टे कट्टे हैं, बल्कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। अब 70 किलो से आपका वजन कम होगा तो आप अस्वस्थ होंगे, और 70 से ज़्यादा होगा तब भी नहीं ठीक है। तो आप अपने लंबाई के हिसाब से आप अपना वजन निकालिए। अगर आपका वजन 150 सेंटीमीटर, आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है तो वजन कितना होना चाहिए? 50 केजी। अब इसी के आधार पर फिर ब्लड निकालेंगे कि खून कितना होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर की लंबाई 170 सेंटीमीटर है और उसका वजन 70 किलोग्राम है, तो उसके शरीर में खून कितना होना चाहिए? 7% से लेकर के 10%। तो 70 का 7% कितना होगा?
7 सत्ता 49/100 यानी कि 4.9 लीटर। कम से कम अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है तो उसके शरीर में 4.9 यानी कि लगभग 5 लीटर खून होना चाहिए। अगर 5 लीटर से कम है तो वो अस्वस्थ है। 5 से बढ़ गया क्योंकि 10% तक भी हो सकता है, यानी 70 का 10% 7 लीटर भी हो सकता है, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए। अब इसी के अनुसार से आप अपना निकाल लेंगे। और महिलाओं में जैसे यहाँ पे 5 लीटर लगभग आया, तो महिलाओं में यही 4.5 लीटर होता है, यानी थोड़ा सा कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अभी जब आगे आपको बताएंगे तो पूरी बात समझ जाएंगे। निर्माण, ब्लड यानी कि खून का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। यानी हमारे शरीर में जो मांस है, मांस के नीचे हड्डी है और हड्डी के अंदर जो पदार्थ है उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। जैसे ये हड्डी है तो हड्डी के अंदर भरा रहता है। जैसे अगर आप चिकन खाए होंगे तो जानते होंगे कि जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर कुछ पदार्थ रहता है, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं और वहीं से खून का निर्माण होता है। लेकिन ये वयस्कों में, यानी कि पैदा होने के बाद, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पैदा होने के पहले जब वो भ्रूण रहता है, यानी कि माँ के गर्भ में रहता है, तब उसके ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में नहीं होता, तब उसके ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। अस्थि मज्जा में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ हड्डियाँ विकसित ही नहीं होती, इसलिए। अब आता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। खून में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और इसमें लोहा होता है, Fe लोहा होता है। और ये खून में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए पुरुषों में, और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, इससे ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन शरीर में खून के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी आपके पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन की सप्लाई करना है, और इसके अंदर लोहा भी होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की ही कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि रक्त की मात्रा कम मानी जाती है, एक रोग होता है। अब अगर आगे बढ़ें कि मुख्य रूप से खून का कार्य क्या है, तो आपके सामने कार्य लिखे गए हैं कि खून का कार्य, रक्त का कार्य ताप का नियंत्रण करना है। शरीर का ताप, मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मेंटेन रखता है कौन? ब्लड। परिवहन करता है O2 और CO2 का, यानी कि खून से ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, अंगों तक पहुंचती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है और शरीर के बाहर जाता है। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है खून। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी कि जो आप पचा लेते हैं उसके बाद जो बचता है लिक्विड के रूप में, वेस्टेज होता है, उसको भी जो ब्लड होता है वो उत्सर्जित करता है। उस ब्लड से किडनी उस उत्सर्जी पदार्थ को छान लेती है और मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो ब्लड ही उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन करता ही है। जो हम खाते हैं वो जो पचता है शरीर के अंदर, पचने के बाद खून के ही माध्यम से हमारे हर अंगों में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, ऊतक बनते हैं और अंगों की वृद्धि होती है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा ब्लड का, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कार्य क्या हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे कि ब्लड के कितने भाग हैं। तो ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक फ्लूइड पार्ट यानी कि द्रव यानी कि तरल भाग होता है, और एक सेलुलर पार्ट कोशिकी भाग यानी कि कणनुमा होता है। और इसके 3 रूप होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स को अभी हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं द्रव वाला भाग। जो द्रव वाला भाग है इसका नाम है प्लाज्मा, और यह ब्लड का अधिकतम भाग यही होता है, 50 से 55%। कहीं कहीं ये 60% भी मिलता है। तो आपको इतना याद रखना है कि आधे से ज़्यादा वाला भाग तरल होता है और आधे से कम वाला भाग
कणनुमा होता है, यानी कणिकाएं होती हैं। अब जो प्लाज्मा है यह इसका रंग पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और प्लाज्मा 3 अवयवों से मिलकर के बना है, जल, प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व कम होते हैं, सिर्फ 3% होते हैं, प्रोटीन 7% और जल 90%। यानी कि प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा भाग जल है। पूरे ब्लड का सबसे ज़्यादा भाग क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा भाग क्या है? जल। अब जल का कार्य क्या है ये आप जानते हैं, ये इसका विषय नहीं है। अब आते हैं कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन है 7%, उसमें ये 5 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका नाम है प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिपैरिन। तो इन 5 का कार्य क्या है? इनमें से 4 का कार्य जानना आपके लिए जरूरी है। जो प्रोथ्राम्बिन है यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जब कभी आपको चोट लगती है, आपका कोई अंग कट जाता है तो खून बहने लगता है। आप देखते होंगे कि 2 से 3 मिनट के बाद वहाँ पे खून जम जाता है और बहना बंद हो जाता है। तो इस कार्य को करने के लिए प्रोथ्राम्बिन मदद करता है, यानी कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, प्लाज्मा का भाग है, यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है और ग्लोब्यूलिन भी आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी क्या है? कणिकाएं हैं। तो ये कैसे बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं, लेकिन उनको बनने में भी मदद कौन करता है? प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तीसरा लास्ट वाला है हिपैरिन। तो हिपैरिन क्या होता है? ये खून को जमने नहीं देता। यानी जो आपके शरीर में खून बह रहा है तो ये कहीं जम न जाए, जम करके रुक न जाए, इसकी जिम्मेदारी हिपैरिन को है और यह इसको तरल अवस्था में बनाए रखता है, जमने नहीं देता। तो पहला वाला जो प्रोथ्राम्बिन है यह रक्त का थक्का बनाता है और हिपैरिन खून को जमने नहीं देता, यानी कि तरल बनाए रखता है। अब कार्बनिक और अकार्बनिक में, यानी कि जिसमें कार्बन होता है और जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है इसके साथ। यानी कि प्रोथ्राम्बिन और कैल्शियम ये दोनों रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं, चोट लगने पर, कट जाने पर। सोडियम यानी कि ये क्या करता है? बीपी कंट्रोल करता है। आपने गौर किया होगा कि जब आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो डॉक्टर आपको नमक पानी के साथ मिला करके पीने के लिए कहता है। तो जैसे ही आप नमक पीते हैं बीपी आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि आपके शरीर में नमक यानी कि सोडियम की मात्रा कम होगी तो आपका बीपी लो रहेगा, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका बीपी बढ़ा रहेगा। यानी कि सोडियम बीपी का कंट्रोलर है। तो ये हम लोगों ने प्लाज्मा में देखा कि प्लाज्मा खून का सबसे अधिकतम भाग रखता है, 50 से 55%। यह जल, प्रोटीन और कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों से मिलकर के बना है। अब मुख्य कार्य हम लोगों का है कोशिकीय भाग यानी कि कणिकाओं को देखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। अब आते हैं रक्त कणिकाओं में। रक्त कणिकाओं में 3 पार्ट होते हैं। आरबीसी, इसी का टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट, यानी कि विज्ञान की भाषा में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। व्हाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म श्वेत रक्त कणिकाएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लाल रक्त मतलब लाल, सफ़ेद रक्त मतलब सफ़ेद रक्त। तो रक्त के ये तीनों पार्ट कणनुमा होते हैं। अब इन तीनों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे तो हम इन तीनों का अंतर भी समझ पाएंगे और लंबे समय तक हमारे दिमाग में टिका रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। न्यूक्लियस क्या है ये आपको कोशिका के पार्ट में पढ़ाया जाएगा। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और डीएनए होता है। यानी कि जो डीएनए की जांच होती है वो जांच आरबीसी से नहीं होगी, डब्ल्यूबीसी से होगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है,
और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, यानी कि केंद्रक केवल WBC में होता है, यानी कि DNA की जांच WBC से होती है। अब आते हैं आकार में। तो जो RBC है उसका आकार होता है प्लेट या अवतल के आकार का, ऐसा इस आकार का होता है। और जो WBC है इसका आकार अनियमित होता है, मतलब किसी आकार का नहीं होता। और जो प्लेटलेट्स होता है उसका आकार गोल होता है। तो पहले हम RBC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि RBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि हड्डी में होता है। रंग इसका लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और वो हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है, इसलिए RBC का भी रंग लाल होता है। RBC के मुख्य कार्य हैं O2 का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना शरीर में। RBC की जो संख्या है वो 40 लाख से 50 लाख के बीच में होती है। तो 1 घन मिलीमीटर आप एक बूंद को बोल सकते हो। तो एक बूंद खून में RBC की संख्या 40 लाख से 50 लाख के बीच में होती है, और उसी एक बूंद में WBC की संख्या केवल 4000 से 5000 के बीच में होती है, यानी इससे ये बहुत ज़्यादा कम है। और प्लेटलेट्स की संख्या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि WBC से ज़्यादा होती है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि जो RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में हुआ तो उसके बाद 120 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु जब होती है तो ये कहाँ स्टोर होता है? प्लीहा में, स्प्लीन में, बाएं तरफ होता है स्प्लीन, वहीं पे स्टोर होता है। प्लीहा को ही कब्रगाह बोलते हैं, रक्त का कब्रगाह प्लीहा को बोलते हैं। और ब्लड बैंक भी उसी को बोलते हैं, क्योंकि वहीं ब्लड इकट्ठा भी रहता है। तो RBC की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। इसी की कमी से एनीमिया होता है। जब शरीर में RBC की मात्रा कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई इसका मतलब लोहे की मात्रा कम हुई, और लोहे की ही मात्रा की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? RBC की कमी से एनीमिया होता है। और RBC की अधिकता से पॉलीसिथेमिया भी हो जाता है। जब RBC की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो ब्लड है वो उसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा, उसकी फ्लोटिंग कम हो जाएगी, यानी ब्लड का जो प्रवाह है वो धीमा पड़ जाएगा जब RBC की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो RBC की संख्या ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, ठीक है। तो ये हमने देखा RBC के बारे में। अब आते हैं WBC में। आप जान ही गए हैं कि 4000 से 5000 के बीच इनकी संख्या होती है। इनका जीवन काल 4 से 7 दिन होता है। जैसे RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, वैसे ही इनका WBC का केवल 4 से 7 दिन होता है। और इसका WBC का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य ये है कि यह हमारे शरीर को कीटाणुओं से बचाता है, यानी कि रोग से हमें बचाता है WBC। और रोग से बचाने के लिए इसके जो प्रकार हैं वो सभी प्रकार जिम्मेदार हैं, जैसे कि एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार लिखे हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है 27%, सबसे कम मोनोसाइट होता है, लेकिन आकार मोनोसाइट का सबसे बड़ा होता है। और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसका मतलब कि जब हमारे शरीर में किसी कीटाणु की, किसी वायरस की, किसी जीवाणु का हमला होता है किसी माध्यम से, तो लिम्फोसाइट एक्टिव होता है और एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और फिर मोनोसाइट उसका भक्षण कर लेता है और कीटाणु की मृत्यु हो जाती है और हमारी शरीर सेफ रहती है। जब भी कभी इनमें कमी होगी, मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में कमी हो जाएगी, तो हमारे शरीर में रोगों की संख्या बढ़ने लगेगी, यानी हम बीमार होने लगेंगे। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो उसका कारण क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएँ। अब श्वेत रक्त कणिकाओं की भी अधिकता से रोग होता है। जो कैंसर होता है वो कैंसर किस लिए होता है? जब इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। तो ल्यूकोमिया जो कैंसर का नाम है वह WBC की अधिकता से होता है।
तो हमने ये समझा। और इसका रंग रंगहीन होता है, यानी WBC जो सफ़ेद लिखा हुआ है, सफ़ेद का कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन माना जाता है, इसलिए WBC को आप रंगहीन कहेंगे। और इसका निर्माण प्लीहा में होता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु प्लीहा में होती है, जबकि WBC का निर्माण प्लीहा में होता है। ठीक, अब आते हैं प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स आप जानते हैं कि जब डेंगू बुखार होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो डेंगू बुखार के बाद प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसका आकार गोल होता है, रंग इसका पीला होता है प्लेटलेट्स का, इसका निर्माण ब्लड में होता है और इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का बनने में मदद करना। जब हमारा शरीर कट जाता है, खून बहने लगता है, तो प्लेटलेट्स ही उसकी रक्षा करता है, यानी प्लेटलेट्स ही खून को वहाँ पे थक्का के रूप में जमा देता है और खून बहना बंद हो जाता है। इसका जीवन काल 7 से 21 दिन का होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन सबसे अधिक, WBC का जीवन काल 4 से 7 दिन और प्लेटलेट्स का 7 से 21 दिन। प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, वही बताया ना कि जब जिसका शरीर कट जाता है, अंग कट जाता है, तो खून बहना बंद नहीं होता, वही हीमोफीलिया है, प्लेटलेट्स की कमी से होती है। और इसकी अधिकता से कुछ नहीं होता। प्लेटलेट्स की संख्या अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वस्थ हैं, लेकिन RBC WBC की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने मुख्य रूप से समझा कि RBC हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें लोहा होता है। महिलाओं की शरीर थोड़ी पुरुषों की अपेक्षा कोमल होती है, क्योंकि उनकी RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, यानी कि लोहे की मात्रा कम होती है। तो RBC का मुख्य कार्य क्या है? हमें शक्ति प्रदान करना, स्वस्थ रखना। WBC का कार्य क्या है? हमें रोगों से बचाना, यानी यह WBC पुलिस का कार्य करता है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बना देना। तो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल। इधर आए, कणिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या होता है? RBC। उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स। सबसे कम क्या होता है? WBC। RBC का कार्य क्या है? शक्ति प्रदान करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, स्वस्थ बनाए रखना। WBC का कार्य क्या है? शरीर को रोगों से मुक्त रखना। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? खून बहने पर उसका थक्का बना देना। तो साथियों, उम्मीद है ये ब्लड का सेशन आपको पसंद आया होगा। ब्लड के बारे में अब आपके पास कोई डाउट्स नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।